नमस्कार छात्रों, फसल उत्पादन के सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 जल निकास। पिछली वीडियो से आगे चर्चा करते हैं। आज हमें चर्चा करनी है जल निकास की प्रणालियों पर। देखें जरा, जल निकास की प्रणालियाँ। देखिए जरा, जल निकास की प्रणालियाँ। किसकी प्रणालियाँ हैं? जल निकास की। चूँकि जल निकास का पाठ चल रहा है तो अब तो ये वर्ड आपको कंठस्थ हो गया होगा। जल निकास किसी भी खेत में एक्स्ट्रा भरे हुए, अतिरिक्त भरे हुए जल को खेत से बाहर निकालने की विशेष क्रिया को जल निकास कहा जाता है। बहुत बढ़िया। जल निकास की आज पढ़ेंगे प्रणालियाँ। सामान्यतः जल निकास की प्रणालियाँ होती हैं 3। कितनी प्रणालियाँ होती हैं? 3। देखिए जरा, सबसे पहले आप नाम ध्यान रखेंगे तीनों प्रणालियों का। पहली प्रणाली प्राकृतिक, हैरिंगबोन और ग्रिडरोन। पहली है प्राकृतिक प्रणाली। दूसरा है हैरिंगबोन प्रणाली। और तीसरा है ग्रिडरोन प्रणाली। सामने देखिए, प्राकृतिक, हैरिंगबोन और ग्रिडरोन। प्राकृतिक, हैरिंगबोन और ग्रिडरोन। अब प्राकृतिक का अर्थ क्या है, हैरिंगबोन में क्या करते हैं और ग्रिडरोन में क्या किया जाता है। प्राकृतिक प्रणाली, हैरिंगबोन प्रणाली और ग्रिडरोन प्रणाली। मैंने आपको अभी जब पहली वीडियो लोड की थी आपकी फसल उत्पादन की, तब आपको बताया था, जल निकास का टॉपिक पूरा समझाया था और उसमें जल निकास के ऊपर पूरी चर्चा हो गई थी। फिर जल निकास की आवश्यकताएं मैंने आपको बताई थी। आवश्यकताओं के बाद जल निकास के उद्देश्य समझाए गए थे। फिर जल निकास की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उन विधियों पर चर्चा की गई थी। और एक फसल का चित्र बनाकर या पादप का चित्र बनाकर पूरे जल निकास करने सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई थी। देखें जरा सामने, आज चर्चा अपन को विशेष करनी है जल निकास की प्रणालियों पर। इस जल निकास की प्रणालियों में कितनी टोटल प्रणाली होती हैं बेटा? 3। ध्यान रखें, प्रणालियाँ कितनी है टोटल? 3 प्रणालियों में सबसे पहले का नाम क्या है अपना? प्राकृतिक प्रणाली। दूसरा क्या है? हैरिंगबोन प्रणाली। तीसरा क्या है? ग्रिडरोन प्रणाली। प्राकृतिक, हैरिंगबोन, ग्रिडरोन। प्राकृतिक, हैरिंगबोन, ग्रिडरोन। प्राकृतिक, हैरिंगबोन, ग्रिडरोन। नाम याद हो गए? बहुत बढ़िया। अब प्राकृतिक प्रणाली में करते क्या हैं, देखें जरा। सबसे पहले प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली, भाई प्राकृतिक प्रणाली का सामान्य अर्थ होता है प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक। प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक। जैसे कि जब कहीं वर्षा काल में पानी बरसता है, तेज, मध्यम, कम, जैसा भी पानी बरसता है, यदि कम पानी पड़ा तो ज़मीन उसे आसानी से सोखने का काम कर लेती है। मीडियम पड़ा उसको भी सोख लेती है भाई। लेकिन अत्यधिक वर्षा यदि हो रही है, लगातार वर्षा हो रही, कुछ घंटों से, 1 दिन से, 2 दिन से लगातार थम नहीं रही बारिश, तो जल का जितना अवशोषण मृदा के द्वारा किया जाता है उतना तो मिट्टी उसे सोख लेती है। लेकिन फिर अवशोषण होना बंद हो गया, मृदा के रंध्र अवकाश में जल चला गया और रंध्र अवकाश पूरी तरह से जल से भर चुके होते हैं। उस समय क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित होने लगता है। उस समय पानी लगातार बरस ही रहा है ऊपर से, अब मृदा उसे सूख नहीं रही और पानी ऊपर भर गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिस दिशा में जल को बहने निकलने के लिए जगह मिलती है वहाँ से वो बहना चालू होने लगता है। इस प्रकार ऑटोमेटिक जल का निकास होने लगता है प्रकृति के द्वारा। इस विशेष प्रणाली को प्राकृतिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का डायग्राम निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। सामने देखा जरा, ये प्राकृतिक प्रणाली का डायग्राम बना रहे हैं। सामने देखें, देखिए जरा, प्राकृतिक प्रणाली
प्राकृतिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक जल का निकास हो जाता है, उस विशेष प्रणाली को प्राकृतिक प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली का उपयोग छोटे छोटे जलाक्रांत, जल भराव आदि क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है। दोबारा सुनना, छोटे छोटे जलाक्रांत, जल भराव आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा जल की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रणाली का नाम है प्राकृतिक प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली कौन सी प्रणाली है बेटा? प्राकृतिक प्रणाली। पुनः देखें, प्राकृतिक प्रणाली छोटे छोटे जलाक्रांत, जलभराव क्षेत्रों में जल की मात्रा को, अतिरिक्त मात्रा को बाहर निकालने, दूर हटाने की क्रिया के लिए जिस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में सामान्यतः किसी भी दशा, किसी भी अवस्था में जल का निकास हो जाता है। अधिक वर्षा होने पर इस प्रणाली के द्वारा जल प्रकृति या पृथ्वी की सतह से अपने आप स्वतः ही बहने लगती है। इस प्रणाली को प्राकृतिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक प्रणाली के चित्र को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। प्राकृतिक प्रणाली के चित्र को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। दूसरा कौन है भाई? हेरिंगबोन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? हेरिंगबोन प्रणाली। देखिए जरा, हेरिंगबोन जब मुख्य जल निकास नाली खेत के बीचों बीच से गुजरती है और सहायक जल निकास की नालियां इसमें चारों तरफ से आकर मिल जाती हैं, तो इस प्रणाली को हेरिंगबोन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आगे इस प्रणाली को हेरिंगबोन कहते हैं। बीच में अपेक्षाकृत उच्च धरातल वाले खेतों में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। यहाँ देखो बोर्ड पर सभी, हेरिंगबोन इस प्रणाली में भाई मुख्य जल निकास नाली को तो खेत के बीचों बीच बनाया जाता है। देखें, ये मुख्य जल निकास नाली है, इसे कहाँ बनाया? खेत के बीचों बीच। ये मुख्य जल निकास नाली, ठीक। इसमें सहायक नालियाँ, कैसी नालियाँ भाई? सहायक नालियाँ चारों तरफ से आकर मिल जाती हैं। सामने देखें, इसमें सहायक वाली जो जल निकास की नालियां हैं वो चारों तरफ से आकर मिल जाती हैं। सेम इसी कंडीशन में नीचे भी होगा। सामने देखिए, देखिए जरा, हेरिंगबोन प्रणाली, ये नीचे डाल दिया मैंने, हेरिंगबोन प्रणाली। हेरिंगबोन प्रणाली, इसमें क्या हो रहा है भाई? एक ऐसी प्रणाली या जल निकास करवाने की ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य जल निकास नाली, ये वाली है मुख्य जल निकास नाली, ये लिख दिया मैंने, मुख्य जल निकास नाली, मुख्य जल निकास नाली। देखिए, मुख्य जल निकास नाली, और ये ऊपर नीचे की है सहायक नालियाँ, सहायक नाली। अब सामने देखें, परिभाषा मैच करें जरा। हेरिंगबोन एक ऐसी जल निकास की प्रणाली जिसमें मुख्य जल निकास वाली मेन मुख्य नाली को खेत के बीचों बीच लगाया जाता है और इसमें सहायक नालियां चारों तरफ से आकर जॉइंट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस प्रकार खेत के भीतर का चारों तरफ का पूरा पानी मुख्य जल निकास नाली के माध्यम से या नाली में से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक निष्कासित कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। इस प्रणाली को हम हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं। दोबारा सुने, एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य जल निकास नाली को खेत के बीचों बीच लगाया जाता है और सहायक जल के निकास वाली नालियों को चारों तरफ से उसमें जोड़ दिया जाता है।
ऐसा होने से पूरे खेत के चारों तरफ के जल को मुख्य जल निकास नाली में से होकर खेत के दूसरी ओर निकाल दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रणाली को क्या कहेंगे बेटा? हेरिंगबोन प्रणाली। इस प्रणाली के चित्र को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रणाली के चित्र को निम्न प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो भाई पहला क्या था हमारा? प्राकृतिक। दूसरा क्या था? हेरिंगबोन। हाँ, अब आते हैं अपन तीसरे पर। क्या नाम है? गिरडेरॉन प्रणाली। देखिए कौन सी प्रणाली है? गिरडेरॉन प्रणाली। देखें गिरडेरॉन, इस प्रणाली के अंतर्गत जल निकास की नाली खेत के उस सिरे पर बनाई जाती है जिसका धरातल बहुत नीचा पाया जाता है। इस प्रणाली में मुख्य जल निकास की नाली को खेत के उस सिरे पर बनाया जाता है जहाँ पर खेत नीचा होता है, खेत का पूरा ढलान पाया जाता है। देखें यहाँ पर डायग्राम, ये तो है मुख्य जल निकास। इस प्रणाली में ये मुख्य जल निकास नाली, इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नाली को खेत के उस सिरे पर बनाया जाता है जहाँ पर खेत ज़्यादा नीचा पाया जाता है, जिस सिरे में ढलान या नीचाई ज़्यादा पाई जाती है, तथा सहायक जल निकास नालियाँ इसमें आकर मिलती रहती हैं। इस पूरे क्षेत्र का निकास जल मुख्य नाली में आकर छोड़ दिया जाता है तथा सहायक जल निकास सामने देखिएगा, तथा सहायक जल निकास वाली नालियों को इस नाली में मिला दिया जाता है। देखिए, तथा सहायक जल निकास वाली नालियों को इस नाली में मिला दिया जाता है। इस प्रकार पूरे खेत के जल को मुख्य जल निकास नाली के माध्यम से दूर निकाल दिया जाता है या अतिरिक्त दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। ये है सहायक नालियाँ। कैसी नालियाँ हैं? सहायक नालियाँ। इस प्रकार की प्रणाली को गिरडेरॉन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किस प्रणाली के नाम से? गिरडेरॉन प्रणाली कहा जाता है। सामने देखिएगा जरा, गिरडेरॉन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य जल निकास की नाली को खेत के उस सिरे, उस नीचे भाग, नीचाई में बनाया जाता है जहाँ पर सर्वाधिक नीचापन या ढलाई पाई जाती है, गहराई पाई जाती है या ढाल पाई जाती है, तथा सहायक निकास वाली नालियों को मुख्य जल निकास की नाली में ऊपर से नीचे तक जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से पूरे खेत का पानी मुख्य जल निकास नाली के माध्यम से दूसरी ओर निकाल दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रणाली को गिरडेरॉन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कौन सी प्रणाली है बेटा? गिरडेरॉन प्रणाली। तो सामने बोर्ड पर देखें, ये तीनों प्रणालियाँ यहाँ पर क्लियर की हैं। जल निकास की प्रमुख प्रणालियाँ टोटल संख्या में कितनी होती हैं? 3। नंबर 1 प्राकृतिक प्रणाली, नंबर 2 हेरिंगबोन प्रणाली, नंबर 3 गिरडेरॉन प्रणाली। प्राकृतिक हेरिंगबोन गिरडेरॉन। नंबर 1 प्राकृतिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसका उपयोग छोटे छोटे जलाक्रांत अथवा जलभराव क्षेत्रों में जल की मात्रा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। किया जाता है। इस प्रणाली में वर्षा होने पर जल की अतिरिक्त मात्रा को खेत के भीतर से बाहर ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रणाली को प्राकृतिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के चित्र को निम्न प्रकार से रूपांतरित करके दर्शाया जाता है। इस प्रणाली में अतिरिक्त जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कर दिया जाता है। फिर है हेरिंगबोन प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसमें खेत के बीचों बीच मुख्य जल निकास वाली नाली को बनाया जाता है तथा उस मुख्य जल निकास वाली नाली में खेत के चारों तरफ से सहायक नालियों को जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने पर अतिरिक्त जल सहायक नालियों के माध्यम से होता हुआ मुख्य जल निकास नाली में आ जाता है और एक स्थान से जल की संपूर्ण मात्रा को दूसरे स्थान तक छोड़ दिया जाता है।
जाता है। इस प्रणाली को हेरिंगबोन प्रणाली के माध्यम से जाना जाता है। इस प्रणाली का चित्र निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। तीसरा था गिरडरॉन प्रणाली। कौन सी प्रणाली? गिरडरॉन प्रणाली। सामान्यतः इस प्रणाली में मुख्य जल निकास नाली खेत के उस छोर पर, उस सिरे पर बनाई जाती है जहां पर सबसे नीचा स्थान पाया जाता है। खेत की पूरी ढलान पाई जाती है। उस नीचे वाले भाग में मुख्य जल निकास नाली बनाई जाती है तथा एक तरफ से सहायक जल निकास की नालियों को मुख्य जल निकास नाली में जोड़ दिया जाता है। ऐसा होने से खेत के पूरे पानी को सहायक नालियों के माध्यम से मुख्य जल निकास नाली में ले लिया जाता है और पानी की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटा दिया जाता है। इस प्रणाली को गिरडरॉन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो गिरडरॉन प्रणाली के चित्र को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो छात्रों, ये तीनों की तीनों प्रणालियाँ आप सभी की समझ में आ गई बेटा? सभी डायग्राम बना लेंगे। हाँ, एक बात विशेष ध्यान देना कि जब कभी आप लोग जल निकास की प्रणालियाँ लिखें तो जल निकास की प्रणालियों में सबसे पहला बिंदु किसका आएगा? प्राकृतिक प्रणाली का, दूसरा आएगा हेरिंगबोन प्रणाली का और तीसरा आएगा गिरडरॉन प्रणाली का। प्राकृतिक की भाषा प्राकृतिक में चलानी है, हेरिंगबोन की हेरिंगबोन में लिखोगे और गिरडरॉन की शब्दावली गिरडरॉन में चलाओगे। साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें चित्र बनाना वी मस्ट कंपलसरी, यानी अनिवार्य है डायग्राम। बिना डायग्राम के 4 नंबर में से आपको नंबर आधे ही दिए जाएंगे। अर्थात भाषा तो लिखोगे, थ्योरी तो लिखोगे, लेकिन थ्योरी के साथ इस क्वेश्चन में इस प्रणालियों को दर्शाने के लिए आपको चित्र अनिवार्य बनाने पड़ेंगे। तो चित्र समझ में आ गए सभी को? चित्र की पेंटिंग कर लेंगे सभी आप लोग। प्राकृतिक प्रणाली का डायग्राम इस प्रकार से शेप एंड साइज में बनाया जाता है। हेरिंगबोन प्रणाली का डायग्राम इस शेप और साइज में बनाया जाता है, जबकि सामान्यतः गिरडरॉन प्रणाली का डायग्राम इस प्रकार से तैयार किया जाता है। सभी छात्रों की समझ में आ गई ये चीज़ें? दिक्कत तो नहीं आएगी? ठीक, इसे मैं साफ कर देता हूँ। देखिए भाई, अब जल निकास का कार्य तो हो चुका है, या जल निकास तो करवा देते हैं कई विधियों से भी, कई प्रकार की प्रणालियों से भी। तो जल निकास करवाने से मृदा में क्या सुधार होता है वो देखें जरा। जल निकास से आपको बताया था मृदा के डीम या डेले अनियंत्रित आकार में पाए जाते हैं। ये भूमि की सतह में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लैटराइट है, कहीं पर चिकनी मिट्टी है, कहीं पर रंध्रीय मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, कहीं मिट्टी में उपजाऊपन की मात्रा ज़्यादा होती है और कहीं पर मिट्टी में उपजाऊपन की मात्रा कम पाई जाती है। तो सामान्यतः पौधे का विकास मृदा में होता कैसे है? पौधे का विकास मृदा में होता कैसे है? देखें, ये आपकी धरती की सतह है। ये किसकी सतह बताइए मैंने? धरती की सतह। गौर से देखना भाई, किसकी सतह है? धरती की सतह। बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसान क्या करता है? अनुकूल वातावरण आने पर सामान्यतः बीजों के द्वारा बुवाई करने का कार्य किया जाता है। तो बुवाई करने में, बोनी करने में सामान्यतः बीजों को मृदा के अंदर बोनी करने का कार्य किया जाता है। ये मिट्टी की सतह है। जैसे ही बोनी करता है, बीज कहाँ चला जाता है? मृदा के अंदर। ध्यान से देखना जरा, मृदा के अंदर। अब मृदा के अंदर बीज जाने पर, उसे अनुकूल परिस्थिति मिलने पर सामान्यतः 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। यहाँ देखें बोर्ड पर, देखिए जरा, ये नीचे का भाग और ये ऊपर का भाग, ये कहलाता है मूलांकुर। ये भाग कहलाता है प्रांकुर। गौर से देखना भाई, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर क्या करता है और प्रांकुर क्या करता है? मूलांकुर मूल यानी जड़ों का रूपांतरण करने का काम करता है। या देखें गौर से,
मूलांकुर के द्वारा बीज के माध्यम से जो मूलांकुर निकला है, मूलांकुर जमीन में नीचे जाने का कार्य करता है और मूलांकुर जड़ों का विकास कर देता है, जबकि प्रांकुर के द्वारा तने का विकास होने का या तना बनाने का कार्य किया जाता है। इस तने पर अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ती, शाखाएं आदि हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। तो ध्यान देंगे, ये प्रांकुर और ये वाला मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर। मूलांकुर ने क्या किया? मूलांकुर ने जड़ों का विकास करने का कार्य किया, जबकि प्रांकुर के माध्यम से पौधे के तने को डेवलप करने का कार्य किया जाता है। इस तने पर चारों तरफ फूल, पत्ती, शाखा, फल आदि लग जाते हैं। अब बात करते हैं जल का क्या कार्य होता है पादप में। भाई उपयुक्त परिस्थितियों में जल की मात्रा को दो माध्यमों से मृदा में डाला जाता है। दो माध्यम कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है प्राकृतिक तरीका और दूसरा है कृत्रिम तरीका। प्राकृतिक तरीका और कृत्रिम तरीका। कृत्रिम तरीका। अब प्राकृतिक में क्या करते हैं और कृत्रिम में क्या किया जाता है? सबसे पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ होता है नेचुरल, प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक। वर्षा काल में वर्षा की बूंदें जैसे ही धरती पर आपतित होती हैं, ऑटोमेटिक पूरी मिट्टी में पाए जाने वाले रंध्र अवकाश इस पानी की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं और पौधों की जड़ों को संपूर्ण जल, खनिज, लवण, नमी आदि की मात्रा को उपलब्ध करवा देते हैं। वो तरीका होता है प्राकृतिक तरीका। दूसरा होता है कृत्रिम। भाई किसानों के द्वारा कृत्रिम जल के साधन लगवाने, जैसे हैंडपंप है, कुआं खुदवाना है, नदी, तालाब, आपका कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है आदि, ये कृत्रिम सिंचाई के साधन माने जाते हैं। तो इन साधनों का उपयोग करके कृत्रिम माध्यम या तरीके से भी फसलों की आवश्यकता के हिसाब से किसान समय समय पर अपने खेतों में सिंचाई करने का कार्य करता है। क्या करने का काम करता है? सिंचाई। ये सिंचाई क्या है भाई? फसलों की आवश्यकता के हिसाब से पानी देने की क्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई कितने प्रकार से होती है भाई? दो प्रकार से, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक का अर्थ मैंने क्या बताया अभी? प्राकृतिक में आपको समझाया कि वर्षा काल में ऑटोमेटिक वर्षा के द्वारा पानी मिलने या पानी प्राप्त होने की क्रिया को प्राकृतिक तरीका कहा जाता है। इसे प्राकृतिक सिंचाई भी कहलाते हैं या कहा जा सकता है। जबकि कृत्रिम सिंचाई या कृत्रिम तरीका विभिन्न प्रकार के कृत्रिम साधन, जैसे ट्यूबवेल है, कुआं के माध्यम से है, अथवा विभिन्न प्रकार के बोरवेल, जिन्हें ट्यूबवेल्स कहा जाता है, के माध्यम से फसलों की आवश्यकता को देखकर समय समय पर अपने खेत में जल की मात्रा को देने की क्रिया को हम कृत्रिम तरीका या कृत्रिम सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है? सामान्यतः जड़ है, ये जड़ों पर जो मूलांकुर पाए जाते हैं, वो मूलांकुर सामान्यतः ऊपर की ओर जल को अवशोषित करके ऊपर की ओर ले जाने का काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक होते हैं पौधे में। ये जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके ऊपरी अग्र सिरे तक ले जाने का कार्य किया जाता है, जबकि फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा भोज्य पदार्थ को ऊर्जा की मात्रा को संपूर्ण पादप में ट्रांसप्लांट करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार पौधे का पूरा जीवन चक्र ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये भाषा समझ में आ गई सभी की? सिंचाई शब्द क्लियर हो गया बेटा? सिंचाई कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। क्या क्या नाम है भाई? प्राकृतिक और कृत्रिम। क्या क्या नाम है? दोबारा सुनिए, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक, प्राकृतिक में क्या? वर्षा काल में ऑटोमेटिक वर्षा के द्वारा पौधों को प्राप्त होने वाले जल की मात्रा को प्राकृतिक जल कहा जाता है। इसमें किसान का किसी प्रकार का कोई रुपए पैसा आदि खर्च नहीं होता है। कृत्रिम साधन या सिंचाई या तरीका। कृत्रिम साधन या तरीका तैयार डेवलप करने के लिए किसान भाइयों को अधिक रुपए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके उन स्रोतों को वो तैयार करवा पाता है और समयानुकूल अपनी फसल में सिंचाई करके पानी दे पाता है। तो दोनों माध्यमों से जल देने का कार्य, पानी देने का कार्य फसलों में किया जा सकता है। इतनी परिभाषा समझ में आ गई? पूरी थ्योरी समझ में आ गई सभी को? जल निकास की प्रणालियाँ समझ में आई? इससे पहले जो बताया था मैंने आप सभी को, जल निकास की कितनी प्रणालियाँ बताइए बच्चों? बताइए आप लोग सभी।
कितनी थी? 3। कौन कौन सी थी? नंबर 1 का नाम क्या है? प्राकृतिक। दूसरा क्या था? हैरिंगबोन। तीसरा क्या था भाई? गिरडरॉन। प्राकृतिक में क्या काम किया था? छोटे छोटे जलाक्रांत जल भराव, छोटे क्षेत्रों में जल की मात्रा को प्राकृतिक तरीके से अतिरिक्त दूसरी जगह ले जाने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे प्राकृतिक जल निकास वाली प्रणाली कहा जाता है। दूसरा क्या था? हैरिंगबोन। इसमें क्या कर रहे थे? इस प्रणाली में मुख्य जल निकास वाली नाली को खेत के बीचों बीच बनाया जाता है और सहायक नालियों को चारों तरफ से इसमें आकर जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? चारों क्षेत्र के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है खेत का, उस चारों तरफ के खेत के क्षेत्रफल में से पानी की अतिरिक्त मात्रा मुख्य जल निकास नाली के माध्यम से दूर हटा दी जाती है। तीसरा क्या था भाई? गिरिडरॉन प्रणाली। गिरिडरॉन प्रणाली, इस प्रणाली में मुख्य जल निकास वाली नाली कहाँ बनाई थी? खेत के उस सिरे पर जहाँ पर नीचा स्थान पाया जाता है, ठीक। और सहायक नालियाँ एक तरफ से इसमें जोड़ दी जाती हैं। ऐसा करने पर सहायक नालियों के माध्यम से पूरे खेत के पानी को भाई मुख्य जल निकास नाली में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से गमन कर दिया जाता है। तो अभी अभी ताजी आपको प्रणालियाँ समझाई थी। कितनी संख्या थी? 3। प्राकृतिक प्रणाली, हैरिंगबोन प्रणाली और गिरिडरॉन प्रणाली। उसके बाद मृदा के बारे में जानकारी दी तथा उसके बाद बीज की बोनी कैसे की जाती है और बोनी करने के बाद मूलांकुर प्रांकुर किस कार्य को करने का काम करते हैं। मूलांकुर क्या बनाते हैं? जड़ें बनाते हैं और प्रांकुर के द्वारा तने का विकास किया जाता है। इतनी भाषा समझ में आ गई सभी को, सभी विद्यार्थियों को? ठीक, आज के लिए टॉपिक इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते रहिए। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाए। धन्यवाद।